हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिदा बायोलॉजी। और आज की इस वाली वीडियो में बेसिकली हम सेंगर सीक्वेंसिंग क्या होता है वो आज देखने वाले हैं, राइट। सेंगर सीक्वेंसिंग बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है। इसमें कुछ चीज़ें हमें जो है बेसिकली समझ नहीं आती, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनटीपी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीडीएनटीपी, राइट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेक्निक है। ये सबसे फर्स्ट टेक्निक थी जो हमने सीक्वेंसिंग में यूज़ की थी। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बेसिकली पूरा टॉपिक देखने वाले हैं, सेंगर सीक्वेंसिंग क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डीएनटीपी एंड डीडीएनटीपी, राइट। एंड कैसे बेसिकली सैंपल प्रिपरेशन होती है, टेम्पलेट डीएनए, कैसे हम कोई भी सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड द एंड वीडियो हम क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशंस क्या है सेंगर सीक्वेंसिंग, राइट। तो बेसिकली आज हम देखते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि सेंगर सीक्वेंस जो थी, सीक्वेंसिंग थी, वो डेवलप किसने की थी, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिसे जिसे हम बोलते हैं सेंगर, राइट। सेंगर एक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम एक सेंगर सीक्वेंसिंग को बेसिकली ये वाली सीक्वेंसिंग डेवलप की थी, राइट। अब देखो, कभी ये मत बोलना कि सीक्वेंस जो भी टेक्निक होती है बेसिकली डिस्कवर्ड, नो, बिकॉज डिस्कवर्ड कोई भी चीज नहीं होती। डिस्कवर्ड टेक्निक को हम डिस्कवर नहीं कर सकते, वी जस्ट ओनली डेवलप इट, राइट। सो दीज आर द सम करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एनी टर्म, राइट। अगर हम कभी भी ऐसे बोल सके कि भाई डिस्कवर, नो, उसकी डिस्कवरी नहीं होती, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, सेंगर सीक्वेंसी का हम बता देते हैं, सबसे सिंपल चीज हम बताएंगे आपको, डीएनटीपी और डीडीएनटीपी का क्या होता है ना। और एंड द वीडियो, जिसने भी ये पूरे अच्छे से अगर ये पूरी वीडियो देखी होगी तो उसे पूरा टॉपिक इजिली अच्छा से समझ आ जाएगा, राइट। अब देखो, हमें पता है ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, देखो डीएनटीपी में भी, डीएनटीपी के फुल फॉर्म कोई बताएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना। और डीडीएनटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ जाती है कि भाई फुल फॉर्म बता दो हमें, ठीक है। तो A1 मार्क्स में आ जाती है। तो आप क्या लिख के आओगे इसमें, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। देखो, यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये मैंने स्ट्रक्चर इधर में इसको अगर हाईलाइट कर दूं तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, डीएनटीपी का। और ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, डीएनटीपी का। इसमें सिर्फ अंतर इतना है, देखो ये राइबो शुगर है, ये मैंने कौन सी शुगर बनाई है, राइबो शुगर बनाई है। यहाँ पे आपका कोई भी नाइट्रोजिनस बेस आ सकता है, इट कैन बी ए, इट कैन बी और टी, इट कैन बी और जी, इट कैन बी और सी, है ना। एडेनिन आ सकता है, थाइमिन आ सकता है, ग्वाइनिन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है। अब जो इसका कार्बन नंबर 2 है, वहां पे हाइड्रोजन है, और जो कार्बन नंबर 3 है, ये कौन सा है, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पे क्या है, OH होता है। तो अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो डीएनटीपी का जो स्ट्रक्चर होता है, उस पर कार्बन नंबर 3 पे क्या होता है, OH होता है, और कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना। बट जो आपका डीडीएनटीपी है ना, उसमें क्या होता है, आपके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन है, उसी की देखो कार्बन नंबर 2 पे यहाँ हाइड्रोजन है, वहां भी हाइड्रोजन है, नो प्रॉब्लम। बट इन द थर्ड कार्बन देयर इज अगेन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे OH नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। तो यही छोटा सा डिफरेंस है जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर देता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। देखो, दोनों में राइबो, इसमें भी राइबो शुगर है ना। अच्छा, उसके पास भी राइबो शुगर थी, इसके पास भी नाइट्रोजीनियस बेस है, ATGC कुछ भी आ सकता है ऊपर, और इसके पास में ट्राइफॉस्फेट है, इसकी तरह, किसकी तरह, डीएनटीपी की तरह ट्राइफॉस्फेट है। बस सिंपल डिफरेंस ये है बेसिकली, जस्ट 1 मिनट, कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे कार्बन और थर्ड नंबर कार्बन है, वहां पे दोनों पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। जबकि वहां पर सेकंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पे क्या है, सेकंड कार्बन पे वहां भी हाइड्रोजन है, बट वहां पे थर्ड कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप है ना। तो यहाँ पे क्योंकि एक भी OH ग्रुप नहीं है, तो हम बोलते हैं डाइडिऑक्सी मेथड, राइट। सो हम इसको बोलते हैं डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यानी कि दो, कार्बन नंबर 2 and 3, दे हैव अ डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, दे डू नॉट हैव एनी OH ग्रुप, राइट। सो दिस इज अ सिंपल डिफरेंस। और आज जो पूरी वाली वीडियो है उसमें हम बेसिकली किससे रिलेटेड देखने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट ही DDNTP पे है, ठीक है। DDNTP पे है। अब कैसे है ये, एक और मैं बात बता देती हूँ। देखो, इसके थर्ड नंबर कार्बन पे क्योंकि OH ग्रुप नहीं है, इसके थर्ड नंबर वाले कार्बन पे OH ग्रुप नहीं है। और हमें पता है कोई भी जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, तो वो उसके थर्ड कार्बन से ही जुड़ता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आई होप तुम्हें पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा, है ना। बस ये छोटी सी टर्म आप एक बार देख लो,
हमें पता है देखो कि जब भी कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड आता है ना, वो उसके थर्ड नंबर वाले कार्बन है ना, ये देखो अभी बता रही थी, थर्ड नंबर वाला कार्बन है, सेकंड नंबर वाला कार्बन है। तो जब भी कोई भी आपका न्यूक्लियोटाइड आता है, ऐसा ही जब और कोई न्यूक्लियोटाइड आके मतलब इस पर अटैच होना है ना, इसको चेन बनानी है, डीएनए की इस तरह की चेन बननी है, तो वो उसके थर्ड कार्बन पर अटैक करता है, और थर्ड कार्बन में जब ऑक्सीजन होगा तभी वो क्या करेगी, अटैच कर पाएगी, ये वाली आने वाली चेन तभी अटैच कर पाएगी जब देयर इज अ थर्ड और फ्री OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे OH ग्रुप है, अगर यहाँ पे OH ग्रुप है, तो बेसिकली क्या होता है कि इस वाले का जो ऑक्सीजन था, इस वाले का जो ऑक्सीजन था वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से आपकी क्या होती है, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ना अटैच हो जाती है, मतलब इस तरह, क्योंकि इसी ऑक्सीजन से क्या होता है, वो जो आने वाला ATGC जो भी है वो इसी वाले कार्बन से अटैच होती है, आपके थर्ड नंबर वाले कार्बन से। तो अगर कोई भी चेन को आपको बनाना है, एक लंबी चेन बना देनी है ना, ऐसे और भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, अगर चेन लंबी बनानी है तो उसमें आपके पास थर्ड कार्बन पे क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए, है ना, तभी तो आपकी चेन बेसिकली लंबी होती जाएगी, है ना। यहाँ भी आपका फिर जैसे कि फिर आपका A लग जाएगा, T लग जाएगा, जी, ऐसे आपके और न्यूक्लियोटाइड आते रहेंगे, और जो नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, आपके थर्ड कार्बन पे, है ना, जहाँ OH ग्रुप होगा। बट आप मुझे जरा सोच के बताओ कि क्या कोई यहाँ पे मान लो एक न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, उसे ना अटैच होना है उसे, है ना, वो क्या यहाँ पे अटैक कर पाएगा, नहीं, क्योंकि इसके पास तो फ्री OH ग्रुप ही नहीं है, अगर फ्री OH ग्रुप नहीं है तो आने वाला न्यूक्लियोटाइड तो ऐड ही नहीं कर पाएगा, तो जो चेन है जो वो तो बनेगी नहीं, तो यहाँ पे इसको ये क्या हो जाएगी, चेन आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, जहां भी अगर थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं है तो वहां पे आने वाले न्यूक्लियोटाइड अटैच ही नहीं होंगे, और जिससे क्या होगा, आपकी चेन जो है टर्मिनेट कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पूरा मेथड पढ़ लिया, तो इसलिए हमें पता लग गया कि क्यों DNTP जरूरी है, क्यों हमें थर्ड कार्बन पे OH जरूरी है, क्योंकि थर्ड कार्बन पे अगर OH ग्रुप होगा तभी जो आने वाला नया न्यूक्लियोटाइड है ना, आने वाला न्यू नाइट्रोजनियस बेस है, वो तभी अटैच कर पाएगा जब आपके थर्ड कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। बट क्योंकि अभी मैंने आपको बताया DNTP के पास तो सेकंड और थर्ड कार्बन दोनों के पास ही हाइड्रोजन है, OH तो ग्रुप है ही नहीं, जब OH ग्रुप नहीं रहेगा थर्ड कार्बन पर, तो आने वाला जो नाइट्रोजनियस बेस है वो भी क्या करेगा, अटैच नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसके पास फ्री OH ग्रुप ही नहीं है DNTP के पास, जिससे कि क्या होगी, आपकी चेन तो टर्मिनेट ही नहीं हो पाएगी, है ना। जब चेन टर्मिनेट नहीं हो पाएगी तो आपका क्या है, वो आपकी चेन इलोंगेट ही नहीं हो पाएगी, चेन बढ़ी नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो मेथड आपका उसी टाइम पे आपकी जो चेन है वो स्टॉप हो जाएगी, और इसी की वजह से हम क्या बोलते हैं कि DDNTP क्या होते हैं, आपके चेन टर्मिनेटर होते हैं ना, ये चेन को टर्मिनेट कर देते हैं, इलोंगेट करने की जगह ये हमारी चेन को ही रोक देंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, थ्री थ्री कार्बन पे OH ग्रुप ही फ्री नहीं है ना, जब थ्री कार्बन पे OH ग्रुप ही फ्री नहीं है तो आने वाला जो नाइट्रोजनियस बेस है वो तो अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से आपकी चेन इलोंगेट होनी चाहिए थी, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड अटैच होनी चाहिए थी, बट वो होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास थ्री OH ग्रुप नहीं है। बस अगर जिनको इतनी सी बात समझ आ गई है तो अब उनको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा, है ना, और जिनको अभी भी नहीं आया तो वो पीछे से जाके ही फिर से एक बार उस जो मैंने अभी पढ़ाया उसको एक बार फिर से सुनो, ठीक है, तो आपको ये पक्का आ जाएगा। अब ये देखो, अब इस मेथड में हमने किया क्या है और ये जरूरी क्यों है ना, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हम इस मेथड में कर क्या रहे हैं, देखो सिंपल सा है कि ना आपको आपको एक डीएनए मिला है, आपको एक टेम्पलेट डीएनए मिला, किसी बैक्टीरिया से निकाला है आपने, बट यू डोंट नो द सीक्वेंस, तुम्हें ये नहीं पता कि उसका सीक्वेंस क्या है, उसके यहाँ पे ए है या टी है या सी है या ए है या जी है सी है, ये आपको सीक्वेंस नहीं पता है, बट हमें तो उसका सीक्वेंस डिटरमाइन करना है। और प्रीवियस टेक्निक्स में जो होता था ना, तो क्या होता था कि हमारे पास सीक्वेंसिंग नहीं थी, फर्स्ट टाइम सीक्वेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ही सेंगर ने दिया था, राइट। तो अभी हम इसका क्या है, इस ये जो मेरा टेम्पलेट डीएनए है, वी डोंट नो द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड हियर, राइट। सो टेम्पलेट डीएनए का मेरे को सीक्वेंस नहीं पता, बट मेरे को उसका सीक्वेंस डिटरमाइन करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने ना एक प्राइमर को डिजाइन किया है, प्राइमर हम ऐसा डिजाइन कर लेते हैं कि उसके कुछ बेसिस हम शॉर्ट बना दें, लाइक ATG, ऐसा मतलब कोई भी रैंडम टाइप का छोटा सा प्राइमर हम तैयार कर दें, ताकि वो क्या कर सकते, तुम्हारे टेम्पलेट डीएनए पे कहीं जाके अटैच हो जाए, लेट्स से वो यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें जो टेम्पलेट वाले जो मैंने यहाँ पे जो ये प्राइमर बनाया है उसका सीक्वेंस तो मुझे पता होगा ना, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्राइमर नहीं बनाते, एक छोटा सा प्राइमर बनाते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जाके कहीं तो कहीं उस जो हमने टेम्पलेट डीएनए लिया है वहां तो कहीं ना कहीं तो वो चिपक ही जाएगा, ठीक है। तो हमने छोटा सा बेसिकली हम क्या करते हैं, प्राइमर डिजाइन करते हैं। जब हम प्राइमर डिजाइन करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी आपकी एक डीएनए पॉलीमरेज आएगी, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्राइमर के इधर बाइंड करेगी, और क्या करेगी 5' to 3 डायरेक्शन में, यहाँ पे हमने क्योंकि उस रिएक्शन जो हमने ट्यूब लिया है एक में,
उसमें हमने ATGC भी डाल रखे हैं, तो वो भी अटैच होते जाएंगे। और साथ में हमने यहाँ पे DDNTP डाल रखा है, राइट। हमने ATGC डाल रखा है, तो क्या होगा, अब ये जो प्राइमर है उसके बाद आपके सीक्वेंस यहाँ पे क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, है ना। जैसे G के साथ C आ जाएगा, की जगह T आ जाएगा। बट अगर कहीं DDNTP आ गया, कहीं अगर DDNTP आ गया, तो क्या आपको लगता है कि वो जो मेथड है, वो जो चेन है, वो बन पाएगी? नहीं। अगर जब तक नॉर्मल आपके वो आ रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फिर से बता देती हूँ। देखो ये लास्ट फाइनल एग्जांपल है, ATAGCTA। मैंने प्राइमर बनाया, मैंने प्राइमर बनाया यहाँ, इन मान लो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्राइमर बना दिया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, मेरे को क्योंकि मुझे प्राइमर का वो पता था ना, GA का आ जाएगा, तो मैंने GAT नाम का एक प्राइमर बनाया। और वो बेसिकली क्या कर गया, आपका प्राइमर आपके टेम्पलेट DNA पे जाके चिपक गया, है ना, कहीं जाके अटैच हो गया। अब प्राइमर कौन सी डायरेक्शन में लगता है, 5' to 3' डायरेक्शन में लग गया। अगर ये 5' है, तो ये वाला एंड कौन सा होगा, 3' एंड होगा, और ये वाला कौन सा होगा, 5' एंड होगा, है ना। अब क्या होगा, अब कौन आएगा, अब इस वाले मेथड पे आएगा तुम्हारी DNA पॉलीमरेज, है ना। क्योंकि प्राइमर के बाद कौन आएगा, DNA पॉलीमरेज आएगा। DNA पॉलीमरेज आएगा, तो अब ये मैंने यहाँ पे जो बनाया, ये DNA पॉलीमरेज है, ठीक है। ये DNA पॉलीमरेज आ गया। अब DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, जैसे जैसे आप इसे न्यूक्लियोटाइड देते जाओगे, मान लो अब की बार तुमने C दिया है, तो DNA पॉलीमरेज क्या करेगी, इस C को कहाँ चिपका देगी, G के नीचे C चिपका देगी। फिर आपने दिया मान लो T, तो फिर ये DNA पॉलीमरेज A के नीचे T चिपका देगी। मान लो अब की बार तुमने G दिया है, बट G आपने कौन सा वाला G दिया है, आपने नॉर्मल DGTP नहीं दिया है, आपने नॉर्मल वाला GTP नहीं दिया, आपने DDGTP दिया है ना, जिसके पास सेकंड और थर्ड कार्बन पे दोनों पे हाइड्रोजन, आपने ऐसा वाला GTP दिया है। तो क्या आपको तो क्या करेगी, DNA पॉलीमरेज इस G को ऐड कर देगी, किसके नीचे, C के नीचे ऐड कर देगी, है ना। तो अब मुझे सोच के बताओ, क्या आगे आपकी चेन स्टार्ट होगी, क्या आगे आपकी चेन टर्मिनेट हो, मतलब आपकी इलोंगेट होगी, क्या आगे अब कोई बेस ऐड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि नेक्स्ट, अब देखो अब ए वेट कर रहा है कि मुझे भी आना है DNA पॉलीमरेज, मुझे भी जोड़, बट DNA पॉलीमरेज जोड़ ही नहीं सकता। क्यों, क्यों नहीं जोड़ रहा, क्योंकि ए आ तो रहा है, बट इस G के पास, क्योंकि मैंने इसको नॉर्मल GTP नहीं डाला है, मैंने DDGTP डाला है। और DDGTP जो होता है, उसके पास थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप ही नहीं है। जब OH ग्रुप ही नहीं है, तो ये ए कैसे आके अटैक करके इस पे बाइंड होगा, राइट, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ हाइड्रोजन है ना। तो अब ये ए क्या होगा, बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और आपकी चेन यहीं रुक जाएगी। जहां भी DDATP आए, या DDGTP आए, या DDCTP, कोई भी आए, बेस आए, बट वो क्या है, डाइडिऑक्सी वाला है, तो वहीं पे आपकी चेन रुक जाएगी, वो लॉन्गिटी नहीं होगी, है ना। यही मेथड, यही कॉन्सेप्ट सेंगर ने लगाया और इस पूरी टेक्निक को डेवलप किया, जिसे हम बोलते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग। और इस सीक्वेंसिंग का अनदर नेम है क्या, चेन टर्मिनेशन मेथड, यानी कि चेन को टर्मिनेट कर देने वाला मेथड, राइट। और चेन टर्मिनेट कैसे करेंगे, बाय एडिशन ऑफ द DDNTP, ठीक है। DDNTP में आपका कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, इट कैन बी DDATP, DDGTP, DDCTP, या फिर DDTTP, राइट। अब देखो, अब पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझेंगे, पूरा डायग्राम से समझने वाले हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि मेरे को ना एक DNA मिला है, बट हमें इसका सीक्वेंस नहीं पता, ठीक है। अब सीक्वेंस नहीं पता, साइंटिस्ट को तो इसका सीक्वेंस डिटरमाइन करना है, बट उन्होंने क्या किया, एक प्राइमर लगा दिया, प्राइमर लगा दिया। और उसने क्या किया कि मैंने इधर प्राइमर लगा दिया, और हमें पता है प्राइमर हमेशा कहाँ चिपकता है, आपका 5' to 3' हमने उसको लगाया। और अगर ये 5' है, तो ये टेम्पलेट वाला 3' to 5' होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में इस वाले को DNA को डाल रही हूँ। इसी के बहुत सारी कॉपी बनवा के हमने उसको सेकंड वाले DNA में डाल दिया, और थर्ड वाले में डाल दिया, और इसी DNA को मैंने फोर्थ वाले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, है ना। सबसे पहले काम होता है पहले तो टेम्पलेट DNA ढूंढो, जो भी आपको सीक्वेंस कराना पहले वो लेके आओ। फिर क्या करना है, रिएक्शन ट्यूब की प्रिपरेशन करवाओ। रिएक्शन ट्यूब में क्या क्या करना है, देखो, अब बोलोगे मैम हमारे पास तो टेम्पलेट DNA एक ही था, आपने तो 4 टेस्ट ट्यूब में कैसे डाल दिया। अरे भैया, मैंने इसको PCR करा दिया, PCR करा दिया, तो मैंने एक कॉपी की कितनी कॉपी बनवा दी, 4 कॉपी बनवा दी, है ना। और जिसने मेरी PCR वाली, ये किसी को आता नहीं है, तो वो मेरी जाके वीडियो देख सकता है PCR वाली, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एक जो हमारे पास DNA था, मैंने उसकी 4 कॉपी बनवा के एक एक टेस्ट ट्यूब में मैंने उसको डाल दिया। अब आओ इधर, अब मैंने क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या डाला, अब मुझे ये बताओ,
और जब भी डीएनए की सिंथेसिस होती है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो सबसे पहले हमने हमने टेम्पलेट डीएनए डाल दिया, जो ये हमारा ऊपर वाला डीएनए था जिसका आपको सीक्वेंस डिटरमाइन करना था। सबसे पहले आपने हर किसी में एक एक टेम्पलेट डीएनए डाला, यानी इसमें भी टेम्पलेट डीएनए, इसमें भी टेम्पलेट डीएनए, इसमें भी टेम्पलेट डीएनए, और इस वाले में भी टेम्पलेट डीएनए डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या डाला तुमने, डीएनए पॉलीमरेज। भाई डीएनए पॉलीमरेज नहीं डालोगे तो क्या डीएनए बन सकता है, नहीं बनेगा भाई। डीएनए पॉलीमरेज ही तो है जो आपका क्या करता है, बेसिकली सिंथेसिस करवाता है, एटीजीसी को जोड़ता है। तो इस सब में सबसे पहले मैंने सब में क्या डाला, वो टेम्पलेट डीएनए डाला। फिर उसके बाद मैंने क्या डाला हर किसी में, उसके बाद मैंने हर किसी में डाला डीएनए पॉलीमरेज, चारों के चारों टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा तो आपका डीएनए की जो कॉपी है वो बनी नहीं पाएगी, सिंथेसिस ही नहीं होगा, एटीजीसी जुड़ेंगे ही नहीं। फिर आपने डीएनटीपी डाला। अब डीएनटीपी क्या है, अरे डीएनटीपी आपकी नॉर्मल डीएनटीपी, नॉर्मल डीएनटीपी यानी नॉर्मल डीएनटीपी का मतलब नॉर्मल ए, डीडी वाला नहीं, नॉर्मल ए डाला है, नॉर्मल टी डाला है, नॉर्मल जी डाला है, नॉर्मल सी डाला है, ठीक है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज किसको मतलब जोड़ती है, इन्हीं को तो जोड़ती है, नॉर्मल सीक्वेंस, नॉर्मल ए टी जी सी। तो नॉर्मल डीएनटीपी डाली मैंने, है ना, ठीक है, जो आपकी चेन को बढ़ाएगा, चेन एलोंगेट करने वाले। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने डीडीएनटीपी डाली, ऐसे ही डीडीएनटीपी यहाँ डाले, और ऐसे ही डीडीएनटी यहाँ डाले। तो मतलब अब तक का जो सबका प्रोसीजर था वो अब तक का सबका सेम था, ठीक है। डीडीएनटीपी इधर भी डाला है, इस वाली 4 टेस्ट ट्यूब में डाला। और देखो अभी मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने क्या लगाया था, साइंटिस्ट ने ये प्राइमर भी तो अटैच किया था ना, देखो ये वाले मैं अभी बता रही थी आपको, ये प्राइमर। अब टेम्पलेट डीएनए में ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहीं तो बाइंड होगी, तो वो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करती है जहां पर आपका क्या हो, प्राइमर हो। तो हमने हर टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है, प्राइमर इधर भी डाला है, प्राइमर इधर भी डाला है, प्राइमर इधर भी डाला है, और प्राइमर इधर भी डाला है। तो मैम चारों टेस्ट ट्यूब में सब चीज तो सेम है, पर डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस सिर्फ एक छोटी सी चीज का है, और कुछ बच्चों ने उसे नोटिस भी कर लिया होगा, और नहीं भी किया है तो देखो मैं बता देती हूँ। इस वाले टेस्ट में सिर्फ अंतर इतना है कि मैंने यहाँ पर डीडीएटीपी डाला, डीडीएटीपी यानी एक डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी वो वाला डीडीएटीपी डाला है जो चेन को क्या कर देता, रोक देता। अगर कहीं भी आपका डीडीएटीपी आया तो आपकी चेन वहीं जाके क्या कर जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अगर मैम नॉर्मल ए आया तो बेटा, नॉर्मल ए आया तो चेन बनती जाएगी, क्योंकि नॉर्मल ए के पास तो क्या है, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे ओ एच है, और सेकंड पे तो एच है। तो सेकंड हमें देखना नहीं है, क्योंकि इसके पास भी सेकंड के पास एच होता है, बस हमें देखना है क्योंकि इस नॉर्मल वाले के पास थर्ड पे ओ एच है, तो आपके आने वाले बेसिस भी अटैच हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे वो नॉर्मल वाला एटीपी नहीं डाला, मैंने यहाँ पे डीडीएटीपी डाला है, क्योंकि डीडीएटीपी के पास क्या है, थर्ड कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है, और सेकंड वाले कार्बन पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो क्या जब भी आपका डीडीपी एटीपी आएगा, यानी ऐसा डाईडीऑक्सी वाला आपका एटीपी आएगा, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, आपकी चेन टर्मिनेट कर जाएगी। अगर नॉर्मल ए आ रहा है तो आपकी चेन बनती जाएगी, अगर आपका डाईडीऑक्सी वाला ए आ रहा है तो आपकी चेन क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। ये पूरा मेथड है ना। तो अब की इसमें चेन को रोकने के लिए मैंने क्या डाला, बेसिकली चेन को रोकने के लिए मैंने डीडीएटीपी डाला है। और और ऐसे ही सेकंड वाली ट्यूब देखो, सेकंड वाली ट्यूब में मैंने रोकने के लिए क्या डाला है, टीपी डाला। मतलब जैसे एडिनस ए होता है, मैंने बताया ना 4 बेस होते हैं, ए टी जी सी, तो इसमें तो मैंने ए डाल दिया, इसमें मैंने टी डाल दिया, इसमें मैंने जी डाल दिया, और इसमें मैंने सी डाल दिया इसको रोकने के लिए। अगर नॉर्मल सी आया तो काम चलता जाएगा, डीएनए चेन बनती जाएगी। अगर आपका डीडीएनटीपी वाला सी आया तो चेन वहीं पे जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, इतना मुझे सबका पता लग गया है ना। अब मैंने क्या कर दिया, उसको इंक्यूबेशन कर दिया। इंक्यूबेशन के बाद मुझे कुछ फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, यानी कि अब चारों टेस्ट ट्यूब में मैंने इतना सारा जो भी मटेरियल डाला है, ये सारे के सारे केमिकल्स जो मैंने डाले हैं, अब मैं इन चारों टेस्ट ट्यूब को रात मतलब ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी, है ना। सुबह आऊंगी लैब में और अपने सैंपल्स को उठाऊंगी और देखूंगी मुझे मिला क्या है। अब ये तुम्हें कैसे समझ आएगा क्या मिला है सुबह हमें, देखो सुबह हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले अब तुम खुद ही मुझे बताओगे ये सब देख के ना। चेन मेथड को देखो पहले, ये मैं एप्लीकेशन से यहाँ से थोड़े 1 मिनट के लिए साइड कर देती हूँ, हम इन्हें बाद में समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो अब आपको पूरा मेथड समझना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो जस्ट मैं एक रैंडम एक एग्जांपल लूंगी जिसमें आपको बेसिकली क्या है समझना होगा। देखो अब क्या है, आपने मान लो कोई एक बेस लिया है ना, क्या लिया है, एक बेस, मतलब आपको कोई एक टेम्पलेट डीएनए मिला है ना, और आप क्या करना चाहते हो, उस टेम्पलेट डीएनए में से क्या निकालना चाहते हो, सीक्वेंस को डिटरमाइन करना चाहते हो, सीक्वेंस को डिटरमाइन करना चाहते हो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देख रही हूँ। ठीक है, देखो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखो ये है आपका डीएनए, अब एक डीएनए है ये वाला, साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया है ना, डिस्कवर यानी कहीं बैक्टीरिया से निकाल खोजा है। इसका सीक्वेंस मुझे नहीं पता, बट इसमें मैं लिख रही हूँ AT
GC, ठीक है, AT, ये ले लो, थोड़ा आपको इजी पड़ेगा ताकि आपको पूरे फ्रेगमेंट्स मिल जाएं। जस्ट आप कोई भी ले सकते हो, मान लो उस बैक्टीरिया के पास ये वाला सीक्वेंस है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ATAGCACT GA, 3 डैशन एंड दिस इज योर 5 डैशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था प्राइमर लगाना है। ठीक है, प्राइमर मान लो मैंने GA, ठीक है, और C एंड T, ये मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्राइमर लगा दिया। प्राइमर की डायरेक्शन बताओ, 5' to 3'। 4 बेस पेयर का मैंने 4 जिस पे नाइट्रोजन बेस थे वो ऐसा मैंने यहाँ पे क्या सिंथेसाइज कर दिया, प्राइमर। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने क्या किया है, अब मुझे बताओ, ये मैंने कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में डाला है, ये मैंने फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में डाला, ये मैंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में डाला, यही सैंपल थर्ड में डाला टेस्ट ट्यूब में, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डाला, है ना। ये वाले ही तो मैंने मटेरियल इस फर्स्ट, ये पूरा जो है मैं सैंपल मैंने इसमें भी डाल के गई थी, इसमें भी डाल के गई थी, ये इसमें भी डाल के गई थी, इसमें, क्योंकि इसमें टेम्पलेट मैंने बताया, मतलब बेसिकली जो भी मैं आपको दिखा रही थी ना, छोटू सा दिखा रही थी, यही तो हम डाल के गई थी, और इसी का सिक्वेंस मैंने यहाँ नीचे लिखा है जूम आउट करके। तो अब क्या होगा, क्योंकि देखो चारों चीज सब में, इसमें भी सेम है, इसमें टेम्पलेट भी सेम है ना, उस सेकंड थर्ड टेस्ट ट्यूब सब में सेम है, सबके अंदर प्राइमर भी सेम है, हाँ जी प्राइमर सेम है, सबके अंदर DNTP भी सेम होगा, DNTP यानी सबके अंदर ATGC, ये सबके अंदर सेम है, और सबके अंदर और क्या सेम है, DNA पॉलीमरेज सबके अंदर सेम है, हाँ जी सबके अंदर सेम है। बस ए फर्स्ट वाली ट्यूब के पास मैंने क्या डाला है, DD-ATP डाला है। ठीक है जी, सेकंड वाली ट्यूब के पास मैं DD-TTP डाल के गई हूँ, थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब के पास मैं DD-GT पे डाल के गई हूँ, और फोर्थ वाली ट्यूब में मैं DD-CT, बस यही अलग है, बस ये 4 चीज मैं अलग डाल के गई हूँ, बाकी का सबके में सबका सेम है। ठीक है, अब मुझे फटाफट से अपने फ्रेगमेंट्स बता दो। अब मुझे बताओ, अगर आपका नॉर्मल DD-ATP है तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से ना सिंथेसिस करते जाओ, देखो अब अगर A की जगह क्या आने वाला है, T आएगा, ये टेस्ट ट्यूब बाद में इसमें बात कर रही हूँ, A की जगह T आएगा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में चल रहा है सब, A के नीचे T आएगा, C के नीचे क्या आएगा, G के नीचे C, A के नीचे T के नीचे क्या आएगा, A। अब मुझे बताओ, अगर नॉर्मल A आ गया, अगर नॉर्मल A आया है तो क्या होगा, मैम नॉर्मल A आया तो फिर हमारा चेन ना चलती रहेगी, क्योंकि नॉर्मल A कुछ नुकसान थोड़ी पहुंचाता है। अच्छा, अगर नॉर्मल A आया तो ये आएगा, फिर A के बाद क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। बट अगर, अच्छा अब मैं ये कंडीशंस लिखवा दो मेरे को फटाफट से, क्या क्या बन रहा है। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ से ना पूरा सीक्वेंस बताते जाओ, तो TCAGGCTAT, अगर आपका नॉर्मल A आया है, अगर आपके पास, देखो नॉर्मल को मैं ऐसे दिखा रही हूँ, है ना, और अगर आपका मान लो नॉर्मल A की जगह आपका DD-NTP वाला A आ गया, है ना, DD-ATP आ गया, आपका ये नॉर्मल A ना आके आपका DD-ATP आ गया, तो नॉर्मल DD-ATP आ गया, तो यहाँ पर तो बेसिकली क्या आपका ये T ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आपका बस इतनी ही चेन बन पाएगी। अच्छा, तो कितनी सी चेन बन पाएगी, फिर हमारी इतनी बेस पेयर बनेगी, TCAGGCT और A, बस आपका मेथड यहीं रुक जाएगा। अच्छा, इस वाले भी देखो टेस्ट ट्यूब में DD-TTP। अच्छा, अब बेस पेयर को जोड़ते जाओ फटाफट से, यहाँ से मैं हटा दूँ फर्स्ट वाले का, आप मेरे को सेकंड वाले का बता दो फटाफट से। देखो बहुत इजी टेक्निक है ना, अब मुझे पता तुम सब बता दोगे। मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं T लगाना है ना, अगर मैं बताऊं कि पहला आएगा T, अगर नॉर्मल T आया तो चेन चलती जाएगी, है ना। लेट्स से पहला केस मानते हैं नॉर्मल T है, तो नॉर्मल T आया तो T आ गया, फिर C के बाद क्या आएगा, G, फिर C, फिर A, फिर मान लो नॉर्मल T आया, फिर आ गया नॉर्मल T, तो फिर ठीक है, फिर A, एंड फिर मान लो फिर नॉर्मल T आ गया तो ठीक है। पहली कंडीशन जब नॉर्मल T आई है ना, तो कंडीशंस क्या बन रही है मुझे पीछे से बता दे जाओ सीक्वेंस, TCAG, TGCTAT, है ना। अब मान के चलो कि आपका नॉर्मल ना आके आपके फर्स्ट टी पे ही आपका DD-NTP वाला टी आ गया, तो क्योंकि मिक्सचर में तो DD-NTP वाला भी है ना, मान लो पहले ही DD-NTP आ गया, तो मैम अगर पहले ही DD-NTP वाला टी आ जाएगा तो मैम ये तो सिंथेसिस होगी नहीं, ये वाली सिंथेसिस तो होगी नहीं, है ना, आपकी चेन तो मैम यहीं टर्मिनेट कर जाएगी। तो हमारा कितने वाला सीक्वेंस बनेगा, TCAG, और आपका ये वाला नॉर्मल टी ना आके आपका DD-NTP वाला टी आया, तो सिर्फ इतना ही फ्रेगमेंट वाला क्या है टी की जो है सिंथेसिस हो पाएगी। ठीक है,
अच्छा, अगर मान लो DDGTP वाला आया तो वो कहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा बेसिकली आपका, अब मान के चलो अब थर्ड केस, अगर पहला केस में हम मान के चलते हैं जब नॉर्मल आते हैं, और एक वाला कंडीशन में मान के चलते हैं जब आपका वो आपके म्यूटेटेड आते हैं, मतलब आपके DDNTP वाले आते हैं, है ना। अब मान लो हमें जी, हाँ अब हमें कौन से वाले टेस्ट ट्यूब का देखना है, DDGTP। एक नीचे टी जी के, अरे सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, है ना। ए के नीचे क्या आएगा बेटा, टी, सी के नीचे जी, जी के नीचे सी, ए के नीचे, देखो हमें क्या ना जी, हमने मान के चला हमारा नॉर्मल जी है, अभी हमारा क्या है, नॉर्मल जी है, ठीक है। अच्छा, ए के नीचे क्या आ गया, टी, टी के नीचे टी, एंड दिस इज योर टी। अब मान के चलो ये नॉर्मल वाला जी है, अगर नॉर्मल वाला जी आया है तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा, बोल के बताओ, टी सी ए जी टी जी। अगर ये नॉर्मल जी ना आके जी सी टी ए टी, जब आपका नॉर्मल जी आए, अगर नॉर्मल जी ना आके आपका म्यूटेटेड जी आ गया, मतलब म्यूटेटेड का मतलब म्यूटेटेड नहीं है, मतलब DDNTP वाला जी आ गया, तो आपकी जो चेन है वो यहीं पे टर्मिनेट कर जाएगी, समझे। सिमिलर केस ऐसे ही। तो अब हमें बेसिकली क्या है, फ्रेगमेंट्स पता लग जाएंगे, किसी में 6 फ्रेगमेंट्स मिल रहे होंगे, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 2, किसी में पहले ही रुक जा रही होगी, है ना। तो हमें हम अब क्या करते हैं, सुबह उठ के हम अपनी चारों टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और चारों टेस्ट ट्यूब को बेसिकली हम क्या करते हैं, जेल जो होता है ना, एक मैंने अभी एग्रोस जेल करते थे, ऐसे हम इसमें पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एग्रोस ना करके हम यहाँ कौन सा जेल यूज करते हैं, पॉलीएक्रिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वाला करते हैं, ठीक है। किसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ जाना, ठीक है। अब ये वाला जेल क्यों यूज करें, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू मैं बोलूँ तो एग्रोस जेल, बिकॉज ये क्या करता है, आपके छोटे छोटे एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस भी है ना, उन वाले जेल को भी हम, उन वाले न्यूक्लियोटाइड को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटे फ्रेगमेंट जिनका मान लो 3 बेस पेयर है, किसी में 4 है, किसी में 6 बेस पेयर है, किसी में 8 है, किसी में 10 है, तो जो सबसे कम वाले हैं 3 बेस पेयर वाले, वो सबसे छोटे छोटे लेंथ वाले नीचे मिलेंगे, ठीक है। मान लो 4 वाला इधर मिला, 6 वाला इधर मिल गया, 8 वाला इधर मिला है, और 10 वाला इधर मिला है, ठीक है। तो जो सबसे बॉटम में होते हैं वहां पे आपके जो बेस पेयर होते हैं वो बहुत छोटे वाले बेस पेयर होते हैं, है ना। तो ऐसे हमें अलग अलग बैंड्स मिलेंगे, और देखो 3, है ना, यानी कि 3 बेस पेयर, ये कितने बेस पेयर वाला DNA यहाँ लिखा है, 3 बेस पेयर वाला, ये 4 बेस पेयर वाला, है ना, ये 5 बेस पेयर, तो एक ही तो बेस का अंतर है इन दोनों के बीच में, एक ही बेस अंतर है ना। इधर मान लो जी नहीं है, यहाँ पे सी आ गया है ना, बस यहाँ पे जी आ गया, यहाँ पे जी नहीं था, यहाँ जी, तो एक ही तो बेस ऐड हुआ है, तो उस वाले डिफरेंस को भी हम पॉलीएक्रिलेमाइड जेल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे मान लो इसमें 3 पे आया, तो 3 पे जो बेस आया उसके पास क्या होगा, उसके मान लो ये ए वाला बेल है, टी जी एंड सी, तो यानी कि जो थर्ड वाला बेल है उसके पास ए आया होगा, है ना। थर्ड बेस पेयर के तो हमें पता लग जाएगा DNA है, उसके थर्ड बेस पेयर पे क्या है, ए होगा, है ना। और जो फोर्थ नंबर पे क्या आया हुआ है, टी आया हुआ है, फोर्थ नंबर पे क्या आया हुआ है, टी आया हुआ है, फिफ्थ नंबर पे क्या आया हुआ है, जी, सिक्स नंबर पे सी। तो ऐसे हमें इनका सीक्वेंस पता लग जाएगा कि DNA में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पर कहीं ए होगा, टी होगा, जी होगा, सी होगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब नंबर ए वाला हमने यहाँ लोड किया, टेस्ट ट्यूब नंबर बी वाला, टेस्ट ट्यूब नंबर सी वाला, जो जी वाला, तो नंबर 1 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3, टेस्ट ट्यूब नंबर 4 के सैंपल्स हमने डाले, फ्रेगमेंट हमें अलग अलग मिले, हमने फिर उनको देखा, थोड़ा समझा कि थर्ड बेस पेयर वाला में क्या है, थर्ड वाले बेस पेयर पे जो मतलब 3 बेस पेयर वाली लेंथ के पास ए है, तो कहीं आपका टेम्पलेट DNA होगा, वहां पर क्या होगा, कहीं टेम्पलेट DNA होगा, वहां पे थर्ड पे कहीं ए आ रहा होगा, है ना। फिर आप गिनोगे तो फोर्थ नंबर पे कहीं आपका क्या मिल रहा होगा, टी मिल रहा होगा, कहीं फिफ्थ नंबर पे जी मिल रहा होगा, कहीं सिक्स नंबर पे आपको क्या मिल रहा होगा, सी। तो ऐसे हमें बेसिकली उसका सीक्वेंस डिटरमाइन कर लिया कि उसका सीक्वेंस आपका ATGC है। तो ये कुछ टेक्निक है, और बाकी का आप खुद से पढ़ोगे ना, बुक से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया है, तो फिर आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड था, बेसिकली डिपेंड ऑन द चेन टर्मिनेशन मेथड। आप देख लो इसके एप्लीकेशंस और पढ़ के जाओ फटाफट से, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, राइट। एग्जाम्स में एप्लीकेशंस आ जाती हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में बेसिकली। देखो एप्लीकेशन का मतलब समझ लो कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं इससे, है ना। देखो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन रहा था तो हमें पता है हमारे अंदर 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, 3 मिलियन बेस पेयर, 3 मिलियन बेस पेयर,
हमारी बॉडी के अंदर 3 मिलियन बेस पेयर है। अब हमने क्या किया, उस टाइम हम पूरा इस जीनोम को पता कैसे लगा पाए, बाय यूजिंग द सीक्वेंसिंग। हमने सीक्वेंसिंग की और हम बेसिकली इजीली डिटरमाइन कर पाए कि हमारे अंदर 3 बिलियन बेस पेयर है। सो इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। और हम क्या करते हैं, ये मान लो एनिमल का, मैंने किसी एनिमल का, मान लो कोई चिंपैंजी का डीएनए लिया, ये किसी ह्यूमन का, ये किसी चिंपैंजी या किसी ह्यूमन का डीएनए लिया। अब दोनों का बेसिकली सीक्वेंस क्या है, इसके बेस पेयर देखे कि इनका सीक्वेंस क्या है, इसके बेस पर देखा कि इसका सीक्वेंस तो ये है। फिर दोनों को हम बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं और देखते हैं कि दोनों के सीक्वेंस में कितनी सिमिलैरिटी है, राइट। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी स्टडी के लिए भी, है ना, किसके इंसेस्टर कौन हो सकते हैं, कितना सीक्वेंस मैच कर रहा है, वो भी देख पाते हैं, है ना।